हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसानों ना टकराएगा। किसान बिल पर महासंग्राम। जब तक किसान कन्विंस ना हो तब तक ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए। उनसे बातचीत करके जो चीज वो चाहते हैं वो प्रावधान इसमें बनाए जाए। आरएसएस का भी जो किसान विंग है वो भी गवर्नमेंट को ये बात कह रहा है कि ये सुसाइडल मिशन पर आप उतरे हुए हो। जो बिल जो ऑर्डिनेंस सरकार लाने जा रहा है वो किसान हित के खिलाफ। सड़क पर उतरे अन्नदाता किसान। तीनों कानून ऐसे हैं कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये कानून लागू हो गए तो। अपनों ने किया सरकार से किनारा। मैं ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी जो किसान अपने विरोध में उसको समझते हैं। सरकार बोली नौटंकी है सारी। ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस। किसान बिल काला कानून या क्रांतिकारी कानून? देखिए, किसानों के फायदे, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लाया गया कृषि बिल बड़े विवाद में फंस गया है। पंजाब और हरियाणा में किसान कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल ने भी किसानों की नाराजगी को देखते हुए सरकार से किनारा कर लिया। हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और इस सबके बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की तमाम आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। कहा कि ये जो बिल है ये किसान विरोधी नहीं है, ये तो किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव मौजूद हैं। हमारे साथ अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अभय कुमार दुबे इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। किसान नेता गजेंद्र तोमर हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर जेपी शर्मा वाइस चांसलर हैं जम्मू की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले तो सिरसा जी आपको देश को यह जवाब देना चाहिए सर कि जून में मोदी सरकार ये ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। जब पंजाब में किसान सड़कों पर उतरा तब आपको पता चला कि ये जो कानून है, किसान बिल है, ये किसान विरोधी है सर? तब भी हरसिमरत कौर बादल ने ये बात देश की कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री जी को कहा था कि जिनके लिए हम बिल ला रहे हैं पहले उनके साथ जरूर चर्चा हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक अन्नदाता है और अगर उसके मन में कोई शंका भी है और कोई सुझाव भी देना चाहता है तो जिसके भले के लिए हम काम कर रहे हैं उससे सुझाव लेना जरूरी है। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार सहयोगियों की सुनती नहीं है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बिना सलाह मशवरे के एक तरफा फैसले ले लेती है। नहीं, देखिए, मेरी हैसियत नहीं है, मैं तो एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, लेकिन ये तो पार्टी के अंदर जो सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है तो उन्होंने लोकसभा के अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने ये अनाउंस करके दिया है, सारी बात को बताया है। दूसरी बात, रोमाना जी, विषय आज भी वहीं खड़ा है। जो भी कृषि बिल आया है ये जिम्मेदारों के लिए बोल रहे हैं सर, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये किसानों की फिक्र है या फिर ये अपनी वोट की चिंता है जो अकालियों को सता रही है। सर, इस पूरे खेल के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा बेनकाब हो रहा है तो वो इस वक्त अकाली दल हो रहा है। मुझे बता देना, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये जो किसान बिल आप कह रहे हैं ना बेनकाब क्या है, सुरक्षा कवच है सर किसानों के लिए, और आप ये कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, जबकि आप तो इसी सरकार में सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा हैं ना आप अभी भी। तो इसमें बेनकाब हम कैसे हुए, मुझे नहीं समझ में आया रोमाना। जिसके लिए राज सत्ता के लिए लोग जाते हैं उस राज सत्ता को छोड़ के आई अकाली दल, मुझे नहीं समझ में आया बेनकाब। किसी को पियोन का पद छोड़ने को वो भी नहीं छोड़ता, गांव की सरपंचिनी को छोड़ता, आपने देश की वजीरी छोड़ी है, बेनकाब कैसे हो गए? जिम्मेदारों की बात अगर जिम्मेदारों की पार्टी नहीं करेगी तो कौन करेगी? इसमें क्या गलत है? और आज भी हमारा वही स्टैंड है कि देश के प्रधानमंत्री जी को किसानों से बातचीत करनी चाहिए और जो किसानों के खदशे हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको सुनकर उस पर विचार करके उस मुताबिक लाना चाहिए जो जिसके लिए लाया जा रहा है।
अगर वही ये मानने को तैयार नहीं कि मेरे लिए ठीक नहीं, तो फिर लाया किसके लिए जा रहा है? क्योंकि किसान के लिए लाया जा रहा, तो किसान से चर्चा सर, मैं होनी चाहिए। इसीलिए तो आपसे और पहले मुझे पूछ नहीं रही समझ में आ थी, रहा, अगर मैं इसलिए आपसे ये मेरे पूछ साथ रही हूँ वाली तो आप पूछिए। कहिए ना कि फिर मोदी सरकार एक तरफे फैसले ले रही है। आप कहिए ना मोदी सरकार राय मशवरा लेती नहीं है। आप कहिए फिर खुलकर कि मोदी सरकार सहयोगियों की सुन नहीं रही है। आप ये भी कहने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप ही की पार्टी की नेता हरसिमरत कौर, जिन्होंने इस्तीफा दिया है मोदी मंत्रिमंडल से, वो इस वक्त मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल के साथ लाइव मौजूद हैं। जरा सीधे आपको लिए चलते हैं जगविंदर के पास। जगविंदर, रोमाना, देखिए 40 साल का एक पुराना साथी जो है वो केंद्र सरकार से हाथ खींच रहा है, और इस हाथ खींचने की वजह बना है एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस, जिसको लेकर अकाली दल सहमत नहीं है। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं। हरसिमरत जी, इस्तीफे की नौबत क्यों आई? क्या ये जरूरी था या मजबूरी थी? जरूरी था। जिंदगी में कभी मजबूरी नहीं होती, ऐसी चीजों में एक नैतिकता होती है। एक मंत्री होने के नाते मैंने, चाहे मैं एमपी थी चाहे मैं मंत्री बनी, हमेशा मैंने समझा कि मुझे लोगों ने चुन के भेजा है अपनी आवाज बना के, और मेरा फर्ज होता है लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाई जाए, और मंत्री होने के बाद जो भी कानून बने कैबिनेट में वो ऐसे हों जो लोगों के भले में हो। अपनी विचारधारा से हर एक मंत्री कोशिश यही करता है कि कुछ भला करने के लिए हम बनाए, और आई एम श्योर कि ये कानून भी किसानों के भले के लिए ही आए। लेकिन जब इस कानून के भलाई के बारे में जब अपने किसानों को जाके बताने की कोशिश करी, और उनकी शंकाएं मेरे सामने जब उन्होंने रखी, वो जब मैंने कन्वे करी, जो मेरा फर्ज बनता था कि आप ये बना रहे हैं, जो लोग इसका जिसके लिए बना रहे हैं वो स्वागत करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। और इस बात को लगातार, जब ये कानून बनने से पहले इंटर मिनिस्ट्रियल भी जब कमेंट्स मांगे गए, हालांकि मुझे इंडस्ट्री की तरफ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से कमेंट्स देने थे, उधर भी जब आप फाइल में नोटिफिकेशन देखे, वहां भी मैंने कहा स्टेक होल्डर्स के मन में शंकाएं हैं, ये दूर करना जरूरी है, और स्टेट की सरकारों को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। इसके बावजूद जब मुझे पता लगा कि ये आने लगा है, तो कैबिनेट में मैंने आने से पहले भी मैंने कहा कि ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत विरोध है, और उनके बातचीत करने के बाद ही कुछ ऐसे किया जाए। लेकिन इसके बावजूद टेबल आइटम में कैबिनेट में आया, वहां पे मैंने एक बार फिर पुरजोर से, लेकिन मुझे सपोर्ट और कहीं से नहीं मिला। एक बार ही जब ऑर्डिनेंस बन गया और इसका नतीजा जब हमने लोगों के जाके बताने की कोशिश करी कि नहीं, एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंत्री जी को भी मिलाया, उनसे लिखित में भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बोलने और मेरे बोलने से हमारे किसानों का ये शंका दूर नहीं हुई। कंफ्यूजन है मैडम, किसान क्यों कन्विंस नहीं है? अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये किसानों के लिए फायदा होगा, तो किसानों को फायदा नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या सरकार कन्विंस नहीं कर पा रही उनको? बिल्कुल सही। उनके साथ जब आपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात ही नहीं करी, अब ये है कि पंजाब के किसानी ढांचा, मंडीकरण ढांचा एक बिहार या किसी और राज्य से जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलता, और उन राज्यों में तो एमएसपी की नाम की चीज नहीं है। सो आप एक कानून बना रहे उधर के बिचौलियों को देखते हुए, यहाँ के जो आड़ती है जिनको आप बिचौलिया कह रहे हैं, ये तो एक 9 मास का रिश्ता होता है। यहाँ पे जब कोई घर में शादी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई बाढ़ आ जाती, तो ये आड़तियों के पास जाते हैं। ये इनका इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है, और यही बिचौलिया उनके सही दामों के लिए लड़ाई भी लड़ता है। तो मजदूर होए, आड़तिया होए, किसान हो, ये एक ऐसा जुड़ा हुआ सिस्टम पंजाब में जिसको आप कहीं और राज्य से नहीं कर सकते। पंजाब के किसानों के डर है कि ये मंडीकरण ढांचा जो बहुत अच्छा चलता रहा है, अब जब पूंजीपति आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे जिनको टैक्स नहीं देना है, वो किसान को अच्छे दाम देंगे, किसान उनके पास जाने लग जाएंगे, तो ये सरकारी ढांचा सब खत्म हो जाएगा जब इनकम नहीं रही। और तब इनका 1, 2, 3 साल बाद जब वो ढांचा सब खत्म हो गया, तब इनका शोषण होगा। अब ये बात आप उनसे बात करेंगे। तो क्या बीजेपी किसानों के शोषण की चिंता नहीं करती है? आपकी नहीं सुन रही है इस मसले पे? नहीं, बिल्कुल चिंता करती है, तभी कितने सारे काम किसानों के हक में किया। लेकिन इस मुद्दे में लगातार मुझे समझाने के बाद ये मेरी कमी, मैं अपने किसानों को मैं समझती हूँ कहीं मैं फेल हो गई कि मैं अपनी किसानों की बात उधर तक, हालांकि मैंने कोई यानी लेवल नहीं छोड़ा। सरकार किसान को कन्विंस नहीं कर पाए, आप मोदी सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए। बिल्कुल ये कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और मैं अपने किसानों से माफी मांगती हूँ, और माफी के तौर में ही जब मौका आया कि मुझे अपनी सरकार का या किसान का साथ देना, मेरे लिए बिल्कुल साफ था कि मैं उनका साथ दूंगी जिनके करके आज मैं इधर पहुंची हूं। और जो ये सरकार
चाहे भले मनशे से कर रही है, जिनके लिए कर रही है, जो उनको भला नहीं नजर आ रहा, तो मेरा फर्ज है कि आज मैं उनके साथ लड़ूं और वो भलाई के रास्ते पे चलूं। वैसे आपको मैडम खोट नजर आता है इस बिल में कि खोट है जिसको लेकर किसान परेशान है, या आप कन्विंस हैं लेकिन किसान को नहीं कर पा रही हैं? कि आपको भी लगता है कि कहीं कोई झोल है? ये मैं नहीं बोलना चाहूंगी। ये मैटर भी नहीं करता। जो मैटर करता है कि जिसके लिए लेके आए हैं वो बिल, उसको कन्विंस होना जरूरी है, मैं हूं ना हूं। तो आप किसानों के साथ धरने पे जाकर बैठेंगी? अब तो आप फ्री हैं केंद्र से। अब तो अमरिंदर सिंह अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब मैं मुक्त हो गई हूं। अब जिसके खिलाफ जाना होगा, जो मेरे घर के आगे बैठे, मैं उनको कहती हूँ, अब मेरे घर के आगे जिसके घर के आगे बैठना है, मैं आपके साथ बैठूंगी जहां लेके जाए। अब इस मुद्दे में हरसिमरत बादल हो, श्रोमणी अकाली दल, आगे होके आपकी लड़ाई लड़ेगी। अब हमारी पूरी फौज आपके साथ है और ये लड़ाई हम फतेह करेंगे। अमरिंदर सिंह तो कहते हैं कि आपने नौटंकी की है इस्तीफे की। अमरिंदर सिंह नौटंकी के बारे में जब बात करते हैं तो मुझे जरा बता दें कि 84 में जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, जब दरबार साहब पे हमला हुआ और फिर जब देखा कि एमएलए भी नहीं जीत सकता, तो फिर उस पार्टी में जाके जा घुसे और मुख्यमंत्री बनने के नौटंकी वो थी? या नौटंकी ये है कि अब शिवसेना ने सपोर्ट किया है तो कैप्टन साहब क्या जाके उधर से कांग्रेस से इस्तीफा दिलाएंगे? नौटंकी ये है कि आप पंजाब में अपने मैनिफेस्टो में आप लिखें कि मैं ये लेके आऊंगा, और सारे वादों से मुकर के अगस्त 2017 में आपने पंजाब में लागू कर दिया। आपके केंद्र के मैनिफेस्टो में है, केंद्र सरकार के साथ एज अ मुख्यमंत्री आपने कनकर किया कि हाँ ये होना चाहिए, और फिर पार्लियामेंट में आप विरोध कर रहे हैं। नौटंकी नहीं है ये क्या? नौटंकी के तो मास्टर कैप्टन साहब खुद हैं, जो गुटका साहब की झूठी सौ, भगवान की झूठी सौ शरेआम बेशर्मी से खा लेते हैं। इससे बड़ा नौटंकीबाज कौन हो सकता है? अब सीधा पंगा अमरिंदर सिंह से पंजाब जाके। अमरिंदर सिंह मेरे को कहता है टू लिटिल टू लेट। आई थिंक ही इज टू मच टू लॉन्ग। उसको पंजाब ने इतना जो बर्दाश्त कर लिया, पंजाब का बेड़ा गर्क कर। जो आदमी 4 साल में सेक्रेटेरिएट नहीं गया, फार्म हाउस में अयाश घर में अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, सीएम हाउस में भी नहीं जहां उसको जाके कोई कुछ मिल सके और बोल सके, इससे और निकम्मा मुख्यमंत्री हो कौन सकता है? मैडम एक बात बताइए, अगर 6 महीने 4 महीने पहले की बात करें तो अकाली दल, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, आप सब लोग भी तो लोगों में जाकर ये बात कर रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छा बिल आ रहा है, आपका फायदा होगा। मैंने खुद आपकी बहुत सारी स्पीचेस सुनी है। तो फिर ये जब पास होने लगा तब कैसे बुरा हो गया? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे मैंने कहा कि बिल के आने से पहले भी मैं अपनी सरकार को बोलती रही कि ये शंकाएं हैं, रिटर्न में भी मेरे नोटिफिकेशंस हैं। बिल के आने के बाद जब मंत्रियों ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एमएसपी, मैंने लिखित में भी ले लिया। लेकिन ये सारी चीजें करने के बावजूद जब मेरी बातों पे या मंत्री की बातों पे किसानों का भरोसा नहीं था, तो जरूरत थी कि कोई या तो ऊपर के लेवल में कोई और बोले या फिर उनको बुला के उनकी शंकाएं दूर करे। मैंने आखिर तक अपने किसानों को भी कन्विंस करने की कोशिश की और अपनी सरकार को भी उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन जब मेरी बात ना कन्विंस कॉन्फिडेंस हम किसानों पे कर सके और ना ही मैं अपनी सरकार को मना सकी कि इसको पार्लियामेंट में आप सिलेक्ट कमेटी पे भेजिए और तब तक कानून ना बनाइए जब तक ये स्टेक होल्डर्स कन्विंस नहीं है, और उन्होंने इसको पार्लियामेंट में लाके इसको पास करने का फैसला किया, फिर मेरे पास दो चारा था। आपने कभी प्राइम मिनिस्टर से बात की इस बारे में कि पंजाब में दिक्कत हो जाएगी? कैबिनेट में लगातार प्रधानमंत्री हेड करते, पूरी कैबिनेट, सारा मंत्रिमंडल वहां पे होता है। एक दिन पहले जब डिस्कशन होनी थी उस दिन भी मैंने क्लियर कर दिया कि आज वोटिंग का टाइम आएगा, मेरी पार्टी विरोध करे और मैं उस सरकार का हिस्सा बनूं जो उनके ऊपर थोप रही है, जो किसान विरोधी, मैं उसका, मेरी जमीर नहीं मानती। मैंने तो क्लियरली कह दिया था। आखिर में जब मैं उनको कन्विंस नहीं, मैंने आखिर तक, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सरकार के अंदर रह के मेरा शायद प्रेशर ज्यादा हो सकता है, सरकार के बाहर क्या प्रेशर है। सो इन 6 सालों में मैं अंदर रह के पीछे से चुप चुपीते अपने हर तरह से प्रेशर डाल के ऐसे कई काम करवाए ने जो पंजाब के इतिहास में नहीं हो सके, और यहाँ भी मेरी यही कोशिश थी कि अंदर रह के मैं प्रेशर कराऊं। लेकिन जब मैं किसानों से माफी मांगती हूँ कि मैं फेल हो गई इस काम में, जब मैं फेल हो गई, मैंने इस्तीफा दिया, किसानों के साथ खड़े होकर इसका विरोध किया और आगे उनके साथ खड़े होकर अब लड़ाई भी लड़ूंगी, जहां तक जाना पड़े लड़ाई लड़ूंगी। आप ये बताइए कि इस लड़ाई में आपका अलायंस भी आड़े आएगा। विधानसभा चुनाव पंजाब में 2022 में होने हैं, तो अब की बार शिरोमणि अकाली दल अकेले लड़ेगा, बीजेपी के साथ लड़ेगा? अब तो आप फंस गए हो इस मसले पे। नहीं, फंसने का तो मतलब नहीं है, ये फैसला पार्टी आला कमांड, हाई कमांड, कोर कमेटी लेगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पंजाब का किसान पंजाब की जिंद जान है, देश का किसान देश की रीढ़ की हड्डी, और हमारे पंजाब में तो 100% किसानी पे निर्भर, वहां तो सब कुछ ही किसान है, तो पंजाब है जो किसान
नहीं है तो पंजाब खत्म है। सो श्रोमणी अकाली दल का एक एक वर्कर, मेरे परिवार से लेके शायद हर एक वर्कर का परिवार किसान के साथ जुड़ा हुआ है। किसानों के लिए बादल साहब को किसान का मसीहा ही इसलिए कहा जाता है जिन्होंने जेल तक काटी है। पंजाब का गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हकों की लड़ाई के लिए। इस फैसले से पहले आपने, इस्तीफे से पहले आपने प्रकाश सिंह बादल से रायशुमारी तो की होगी, उनका क्या कहना था कि दीजिए इस्तीफा? सब जगह राय साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरी जमीर ने जो आवाज दी, उस जमीर की आवाज चाहे मैंने पार्टी प्रधान को या प्रकाश सिंह बादल जी को या पार्टी के कई और सीनियर लीडरशिप को, एक दो को छोड़ के सब मेरी बात के साथ सहमत थे। लेकिन सब ये भी जानते थे कि जब ये कहीं पे अड़ जाती, इसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी जमीर इस बात को नहीं मानती थी कि जिन लोगों ने मुझे संसद में भेजा है, एक कानून का मैं हिस्सा बनूं जो वो समझते उनके नुकसान के लिए। मैं एक किसान की, पंजाब की बेटी होने के नाते अपने किसानों का नुकसान किसे हद में बर्दाश्त नहीं। हमारे परिवार पे तो इतनी रहमत है पंजाब के लोगों की कि हमारे खून का एक एक कतरा उनका मोहताज, उनका ऋणी रहेगा हमेशा। तो 2022 में आपका जमीर क्या कहेगा सीनियर पार्टी लीडर्स को कि बीजेपी के साथ जाओ, जिनके ऑर्डिनेंस से नाराज होकर मैंने इस्तीफा दिया था? तब भी आपके जमीर की बात आएगी, तब भी कांग्रेस पूछेगी। छोड़िए सत्ता सुत्ता सब छोड़िए, या अब नहीं सोचा तो आगे का क्या सोचना है। पहले हमारे किसान, हमारा पंजाब, जो पंजाब की बेहतरी, मैं अक्सर पंजाब के लोगों को कहती हूँ, ये बहुत सारी पार्टियों आपने देख ली हैं जो मौकाप्रस्त हैं, हमारे ऊपर झूठे गंदे कई तरह के इल्जाम लगा के इन्होंने राजनीति करी है, जो अपने धार्मिक ग्रंथ गुटका साहब की झूठी, जिसको भगवान का डर नहीं भैया, उनको आपका क्या डर होगा, लोगों का क्या डर होगा? कम से कम हम तो ऐसे नहीं हैं। सो राजनीति हार होए जीत होए जो भी हो, हम असूलों से परमात्मा करे इतनी शक्ति दे कि सही काम, शुभ कर्मंते कबू ना डरो, यही मेरी अरदास रोज होती है। क्या आपने बीजेपी को कोई फॉर्मूला दिया है कि इस ऑर्डिनेंस में या इस बिल में जब तक इसमें ये अमेंडमेंट नहीं होते तब तक अकाली दल आपसे दूर रहेगा, या आप इन अमेंडमेंट्स के लिए राजी हो जाते हैं तो हम आपके साथी के तौर पर रहने को तैयार है? कोई ऐसा फॉर्मूला? जब पार्लियामेंट का सत्र बुलाया गया और इसको मैंने देखा, मेरी 4 दिनों से यही मांग रही, आप इसको सेलेक्ट कमेटी, आपने देखा पार्लियामेंट में तकरीबन सब पार्टियों ने विरोध किया, एक दो को छोड़ के। आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, सुनवाई कर लीजिए, जिन लोगों की शंका है, जो कुछ बदलाव का बदलाव लेके आइए। आप भले के लिए लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं देश भर के किसान स्वागत करें, ना कि एक किसान का आंदोलन खड़ा करें इस समय में। ये कोई समय है जब अर्थव्यवस्था, बॉर्डर, कोरोना, क्यों किसानों को हम इस तरफ धकेल रहे हैं? आप सुनवाई करिए, उनके शंकाएं दूर करके कॉन्फिडेंस लेके सबसे इसका स्वागत कराइए, यही तो हमारी मांग थी। इससे पहले भी चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे नोटबंदी का मसला हो, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्र सरकार के कई फैसलों में शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि हमारी हाँ नहीं ली गई। लेकिन इस बार इतना वर्स्ट स्टेप, आपको क्या लगता है कि देहात में वापस लौटने के लिए अकाली दल को ये स्टेप उठाना जरूरी हो गया था? देहात की बात नहीं है, अपने असूलों की बात है, अपने लोगों की बात है। जो लोग आपको बना के वहां तक भेजते हैं, ये कल कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन आज जो लोग सोच रहे हैं इससे हमारा कल खराब होता है। आप आज वो काम कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, सरकार बने ना बने, कुर्सी रहे ना रहे, नाता रहे ना रहे, आज बात यह है कि जिन लोगों के करके आपकी पार्टी खड़ी है, जिन लोगों के करके आप उधर संसद में पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल में पहुंचे हैं, आज उन लोगों का भरोसा कायम रखना सबसे, मेरा ही नहीं, मैं समझती हूँ जो भी मंत्री उधर पहुंचा है उन सबका फर्ज ये बनता है, क्योंकि किसान के वोट के बिना कौन उधर पहुंचा है। तो क्या बाकी लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए? एक मिनट हरसिमरत जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है। हरसिमरत जी हमारे साथ बनी हुई हैं और ये इंटरव्यू भी जारी रहेगा, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। तो किसान बिल पर देश में बवाल है, काला कानून या क्रांतिकारी कानून, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे रुख करते हैं बिना वक्त गवाए। कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिएक्शन। अभी हम सुन रहे थे हरसिमरत कौर को, जिन्होंने कल मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, वो कह रही हैं कि देखिए यही सब तो कांग्रेस भी कर रही थी, अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं, और अब कांग्रेस की तरफ से दिखावा किया जाने लगता है, विरोध के लिए सड़क पर उतर आती है कांग्रेस। देखिए, पहली बात तो अकाली दल का मुखौटा उतर गया जब आपके संवाददाता ने पूछा कि आप इसके विरोध में है कि नहीं बिल के, तो उन्होंने कहा अभी इस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। ये क्रूर प्रहार मोदी जी ने किया है, बुनियादी रूप से किसान विरोधी है ये मोदी सरकार।
2014 में भी 3 अध्यादेश लेकर आए थे भूमि के मुआवजे के कानून के खिलाफ, और इसी तरह समझाने की कोशिश की गई थी। ये किसानों का दमन और पूंजीपतियों को नमन है, ये किसानों का विनाश और पूंजीपतियों के विकास का कानून है। रोमाना जी, मेरे 3 छोटे छोटे से सवाल हैं। ये बताइए, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से सारे अनाज को और सब्जियों को बाहर कर दिया, इसका अर्थ जानती हैं? असीमित मात्रा में उनके संग्रहण की अनुमति पूंजीपतियों को दे दी। अभी सीएसीपी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है, रवि की 2020-21 में मोदी सरकार को, खुद मोदी सरकार का आयोग है, वो कह रहा है कि सरकार ऐसे समय दाल खरीदकर बाजार में उतार देती है जब किसानों की फसलें आती है और प्राइसेस क्रैश हो जाती है। तो बड़ी मात्रा में संग्रहण से सरकार को अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसके बावजूद ये कानून लेकर आए। 2006 में मंडी अधिनियम बिहार ने खत्म कर दिया था। नाबार्ड ने ये रिपोर्ट दी है कि हिंदुस्तान में सबसे निर्धन किसान अगर हैं तो वो बिहार के किसान अभय जी, सवाल इसलिए सर कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी तो यही सब बातें थी ना। अब जब मोदी सरकार ने उस पर कदम आगे बढ़ा दिया है तो आप लोग जमीन पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। इसे विरोध कहा जाएगा या इसे किसानों के कंधे का इस्तेमाल करना कहा जाएगा? इसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा सर? आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले गजेंद्र तोमर किसान नेता हैं, एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं, मुझे लगता है उन्हें आना चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, गजेंद्र जी, इसका जवाब है? जी मेरे पास है रमन्ना जी, मैं बोलता हूँ। जैसे कि जो बिल आया है, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहा था। हेलो, आवाज नहीं, जवाब दीजिए। आपकी आवाज आ रही है गजेंद्र जी? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जवाब दीजिए सर। हाँ, जैसा कि जी जैसा कि जो तीनों ऑर्डिनेंस आए हैं जो किसानों के हित में, और इससे किसानों के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में मुझे लगता है निवेश बढ़ेगा। और जिस तरीके से वन नेशन वन मार्केट की बात जो हम लोग लंबे समय से किसानों की मांग रही है कि किसान खुद अपना दाम तय करे, अब किसान अपना मार्केट, आज दिल्ली से आप हरियाणा ले जा सकते हैं अपना किसान अपना माल। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट किसानों के लिए ऑर्डिनेंस लाए हैं तीनों, इसमें बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ऐसा मुझे ही लगता कि इस तरह के से इसका विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीजें प्रमुख रूप से जो हैं, हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव भी जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव भी जुड़ गए। मुझे लगता है जीवीएल नरसिम्हा राव को आना चाहिए। जीवीएल, अभी गजेंद्र तोमर हैं, एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं, किसान नेता हैं, वो तमाम फायदे बता रहे थे कैसे किसानों को फायदा मिलेगा मोदी सरकार के इन तीनों किसान बिलों से। लेकिन सवाल ये सर कि ये फायदे अपने सहयोगियों तक को तो आप समझा नहीं पा रहे हैं, किसानों की बात तो दूर, ऐसा क्यों? रुमाना जी, कभी कभी भ्रम की राजनीति कुछ राजनीतिक दल करती है, उसका शिकार होने के बजाय हमको उससे लड़ना चाहिए और ऐसे जो भ्रम फैलाते हैं उसको दूर करना चाहिए। जो साहस भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता रखते हैं, इसलिए हमने देश हित में जो काम किया, किसान हित में जो काम किया, उसको लेकर हम किसानों को हक दिलाने की हम हर तरह तैयार हैं। मैं कुछ कांग्रेस के झूठों को एक कंप्लीट एक्सपोज करना चाहता हूँ। जीवीएल, आप कांग्रेस के झूठ बेनकाब कर दीजिएगा, आप कांग्रेस के झूठ बेनकाब कर दीजिएगा। मैं पूरा मौका आपको और अभय जी को दूंगी, लेकिन उससे पहले बस आप ये मुझे बता दीजिए कि जब आप कहते हैं कि भ्रम है, भ्रम दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो भ्रम तो संवाद से दूर होता है ना। और अभी अभी हम इंटरव्यू कर रहे थे मेरे सहयोगी हरसिमरत कौर का, वो कह रही है कि साहब ये मैंने तमाम मुद्दे जो है वो कैबिनेट के सामने भी रखे, मैं लगातार मंत्री जी से भी बात कर रही थी। तो सर क्या संवाद की कमी है, क्या कम्युनिकेशन गैप है, क्या मोदी सरकार बात नहीं करना चाहती है? ये पहले सुन लीजिए, ये कोई अचानक से लिया हुआ कदम नहीं है, तो इसलिए पृष्ठभूमि बताना जरूरी है। 1 मिनट समय दीजिए मुझे केवल। 2015 में किसानों की आय के लिए जो नीति आयोग ने एक बड़ा एक रिपोर्ट तैयार किया था, उस समय सारे स्टेक होल्डर से बात की, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है इसको हमें किसानों को एपीएमसी में वो एक तरह से इनकी एक्सप्लॉइटेशन होती है, इससे उनको बचाना होगा। तो एपीएमसी तो राज्य सरकार के अधीन आते हैं विषय,
तो उसको कोई बंद नहीं कर रहा है। कांग्रेस, राहुल गांधी ना अनपढ़ है या कोई कुछ समझते नहीं है, या क्यों झूठ एक रिपोर्ट के रूप में देते हैं? तो मुझे जानकारी, रुमाना जी जानकारी अभय जी जरा सा जीवीएल अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगी। आप पॉइंट वाइज सर रिबटल अपना दे दीजिएगा, पहले सुन लीजिए जीवीएल को। आइए जीवीएल पॉइंट वाइज में बता रहा हूँ। एपीएमसी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग राज्य सरकारों के अधीन कानून के आधार पर चलते हैं, उसको कोई बंद नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी ये झूठ बोलना बंद कर दे। दूसरा, एक एमएसपी खत्म करने जा रहे हैं, ये बड़ा झूठ है। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम हमने किया, आपने जनता को धोखा दिया था। 2006 में स्वामीनाथन कहे, आपने किया नहीं था। हमने हमारे 5 साल में पैडी की जो एमएसपी है, आपने जितना बढ़ाया उससे 2.4 टाइम, 2.5 गुना हमने बढ़ाया। बढ़ोतरी जो आपके कार्यकाल में, मैं एक मिनट, अभी जो मुद्दा है आपने क्लैरिफिकेशन दिया, आपने बहुत सही बात रखी है जीवीएल। मुझे लगता है अब अभय दुबे जी को आना चाहिए। और अभय दुबे जी, अब आप ये बताइए सर कि फिर ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं आप लोग कि एपीएमसी जो है उसको खतरा है, एमएसपी सरकार उस पर खरीद नहीं करेगी? ये भ्रम नहीं तो इसको और क्या कहा जाएगा? माना जी देखिए, आज तो मैं बधाई देता हूं कि ये जीवीएल जी ने स्वीकार किया, क्योंकि आर्टिकल 247 शेड्यूल 246(7) शेड्यूल में एंट्री 14 और 28 में ये राज्य सरकार का अधिकार है। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कहा कि एपीएमसी के मंडियों के बाहर खरीद पर टैक्स की छूट होगी, तो व्यापारी मंडी में आएगा क्यों? और ये भूल गए शांता कुमार कमेटी, जिन्होंने कहा था कि पीडीएस को खत्म कर दो। उस दिशा में ये कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर किसान से सरकार खरीदती इसलिए है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में देना होता है। प्लीज मौका दीजिए। एक बात और समझिए, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? 5 मुट्ठी भर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर आपने ये तय कर दिया कि असीमित मात्रा में संग्रहण करेंगे, तो वो आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 मार्केट। अरे मुझे बताइए, शर्मनाक बात है, 86% किसान 5 एकड़ से कम का वो अपने जिले से बाहर नहीं बेच सकता, उसकी लागत नहीं निकलेगी। आपने कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सेक्शन 2F पढ़ी है, आपने कहा 30 दिन में समझौता मंडल निराकरण करेगा। अभय जी आपने सर सवाल उठा दिए, अब जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है जीवीएल सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो 6% की टैक्स जो नहीं देना पड़ेगा, उसका क्या फायदा होगा ये बताइए आप। देखिए, सबसे पहले सभी नहीं, कांग्रेस और बाकी दल कमीशन एजेंट के साइड लेना बंद कर दें। आप कमीशन खाने वालों के साथ देना बंद करें, किसानों के हित में बात करने लगे, क्योंकि आपने 60 साल तक किसान को वंचित रखा है। देश के किसान को आपने कमीशन एजेंट के उनके चेन से बांध करके रखा है। आपने किसान को अपने सही दाम मिलने नहीं दिया है। आज मोदी जी की सरकार किसान को असली मायने में उनको आजादी देने की काम किया है। वो एपीएमसी में अभी भी जा सकते हैं, एपीएमसी कोई बंद नहीं होगा, लेकिन किसान के ऊपर ये बंधन नहीं होगा कि वो केवल कमीशन एजेंट से कोई उनका एक्सप्लॉइटेशन हो। हम किसान को बचा रहे हैं, उनको आजादी ठीक है सर आप दोनों लगातार बोल रहे हैं, दर्शक समझ नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से एक एक करके अगर अपनी बात रखेंगे तो दर्शक बेहतर तरीके से समझ सकता है। बेहद संवेदनशील एक मुद्दा है, हमें आराम से अपनी बात रखनी चाहिए ताकि समझ में तो आए ना दर्शकों को। मुझे लगता है जरा सा डॉक्टर जेपी शर्मा के पास चलते हैं और उनसे ये जानते हैं। डॉक्टर जेपी शर्मा, 2 पक्ष साफ साफ नजर आ रहे हैं, सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, और हमें जमीन पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात जो बार बार कही जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि ये समझिए ये बिचौलिए हैं, ये किसान हैं ही नहीं। आपको क्या लग रहा है सर, ये विरोध कौन कर रहा है वैसे? ये किसान है, ये बिचौलिए हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है जो सड़कों पर हो रही है? डॉक्टर शर्मा। देखिए रोहाना जी, जो मैडम ने भी कहा, पंजाब से जो मंत्री थी, कि किसानों को इस चीज को समझाने की जरूरत है। कुछ उनके एप्रीहेंशन हो सकते हैं, जो उनकी चीज, जो उनको इस चीज को क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जहां तक मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि वो पॉलिटिकल हैं या किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो ये बिल है उसकी जो क्या किसानों पे असर पड़ने वाला है, उनके लिए ये कैसा है, इस पर मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। जी, पहली चीज, मुझे इसमें ऐसी कोई चीज नहीं दिखती जिससे किसानों का अहित इसमें लग रहा हो।
ठीक है। पहली बात इसमें कही गई है जो पहले बहुत दिनों से चला आ रहा था, और ये भी किसानों की भी डिमांड थी, हर तरह से ये डिमांड थी कि ये एपीएमसी एक्ट जो है एक्सप्लॉइट करता है, इसको संशोधित किया जाए। 2017 में भी एक प्रयास किया गया था इसको संशोधित करने का, मॉडल एक्ट लाने का, लेकिन वो नहीं हो पाया। सरकार ने अभी साहस दिखाया है, इस बिल को वो लेके आए हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो मूवमेंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसको अलाउ कर दिया गया है। जी। जैसे मैं यहाँ जम्मू में हूँ, यहाँ एक आरएसपुरा क्षेत्र है जहाँ वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो बासमती चावल उगाया जाता है। यदि उसकी मूवमेंट सिर्फ यहीं रहे, स्टेट में रहे, बाधा पड़े दूसरी जगह ले जाने में, तो उनको वाजिब दाम नहीं मिल सकता। एप्पल ले लीजिए, हिमाचल का ले लीजिए, कश्मीर का ले लीजिए, तो इससे एक फायदा ये किसानों को हुआ कि बिना रोक टोक के, ट्रेड बैरियर्स के, वो अपने माल को कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा फायदा ये हुआ कि ये मंडी एपीएमसी एक्ट को तो खत्म किया ही नहीं गया। दूसरा फायदा ये हुआ कि वो अपने माल को फार्म गेट पे, वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में, फैक्ट्री के कैंपस में कहीं भी बेच सकते हैं, और उनको चॉइस है कि वो वहां बेचें या उसको एमएसपी भी खत्म नहीं किया गया है, उनको कहीं ज्यादा मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है अपनी बात जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता है। पूरे मामले पर आया। आऊंगी अभय जी, आपके पास आऊंगी सर। मुझे दरअसल ना एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकना है। अब यहां से मैं इस चर्चा को आगे इस दिशा में लेकर जाना चाहती हूं, तो क्या मतलब निकाला जाए? आखिरकार सरकार जो है, जब इतने फायदे इसके एक्सपर्ट्स गिना रहे हैं, तो किसानों को भरोसे में ला क्यों नहीं पाई? और अब जिस तरीके का आक्रोश किसानों का सड़क पर देखने के लिए मिल रहा है, इसके बाद आगे की क्या राह हो सकती है सरकार के लिए? क्या सुधार की भी कोई गुंजाइश है इस बिल में? किसान बिल, काला कानून या क्रांतिकारी कानून, पक्ष विपक्ष आमने सामने, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए सीधे रुख करते हैं कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे जी, फिर क्या माना जाए, सारी दिक्कत क्या इसी बात की है कि सरकार भरोसे में नहीं ले पाई किसानों को, और क्या यही मौका मिल गया विपक्ष को? रोमाना जी, मुझे बताइए ना प्लीज, 86% किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन, अब वो क्या अपनी 7-8 हजार रुपए की फसल लेकर जम्मू जाएगा? ये जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसकी हैसियत ही नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि बड़े व्यापारियों को ये एक संगठित गिरोह की तरह काम करेंगे, और वो सारी फसलें औने पौने दाम पर, जैसे सीएसीपी ने आशंका जाहिर की है, जब इनको असीमित मात्रा में संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है, तो फसलों के आने पर ये अपने जमा जो गोदाम में रखी हुई फसल है उसको उतार देते हैं और प्राइसेस सर समय मेरे पास इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। देखिए, बहस और लंबी चल सकती थी, लेकिन समय की अभी कमी है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की तरफ से यही तो कहा जा रहा है, वो सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि साहब, ये जो सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है ना, क्योंकि ना मंडियों पर किसी तरीके की सरकार रोक लगाने जा रही है और ना ही एमएसपी पर किसी तरीके की रोक लगने जा रही है। तो ये डर बेबुनियाद